फिर जानना चाहते हैं कि जब प्रेसिडेंट निक्सन फोन लाइन पर आए तो क्या वो आपको मैडम कहकर संबोधित कर सकते हैं? ठीक है। जी। 1 मिनट। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय सिंह है और आप देख रहे हैं द कुर्ते वाला शो। नारी पूजनीय है, नारी सम्माननीय है, नारी जननी है, मगर जब वही नारी सत्ता में बैठकर लोकतंत्र का गला घोट देती है तब जनता और सियासतें दोनों डोल जाते हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये कहानी है 1975 के विषकाल की, जिसने देश की बुनियाद और लोकतंत्र को हिला दिया था। ये कहानी है 1975 के आपातकाल की, जिसने देश को एक काल कोठरी में ढकेल दिया। ये कहानी है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये कहानी है माँ दुर्गा स्वरूप कहे जाने वाली इंदिरा गांधी की। ये कहानी है उस प्रधानमंत्री की जिसने देश की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की और इंदिरा के संघर्ष की, जिसने देश को एक काल कोठरी में कैद कर दिया था। ये कहानी है आपातकाल 1975। पच्चीस जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। मगर ये आपातकाल होता क्या है? इमरजेंसी होती क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण से सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है तो राष्ट्रपति पूरे भारत या किसी एक हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन। और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। भारत के इतिहास में ऐसे अवसर भी आए हैं जिनमें देश या किसी भी राज्य को आपातकाल अपनाना पड़ा है। 60 के दशक में 1962 में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंडो चाइना वॉर के कारण। 1971 में एक्सटर्नल इमरजेंसी फिर से लगाई गई प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा, क्योंकि उस समय इंडो पाक वॉर चल रहा था। देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक गतिविधियों के कारण 1975 से 1977 में तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। मगर सोचने और समझने वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी ने यह फैसला लिया क्यों? इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो की क्यों? क्या देश को इसकी जरूरत थी या महत्वाकांक्षा में डूबे इंदिरा गांधी ने अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए यह फैसला लिया? ये समय खास था। ये समय 1971 का था जब इंदिरा हटाओ और गरीबी हटाओ के नारे से विपक्ष इंदिरा सरकार को घेरने में लगा था। वहीं इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और सशक्तता बढ़ते जा रही थी। ये वही दशक था जब भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी युद्ध में और बांग्लादेश को आज़ादी भी मिली थी। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी का कोई ठिकाना नहीं था। देश विदेश में उनकी पॉपुलैरिटी की कोई सीमा नहीं थी और वो अपने कद और ओहदे में बढ़ती ही जा रही थी। मैडम प्राइम मिनिस्टर उन नेताओं में से थी जो सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीन बनाकर रखना चाहती थी। मैडम प्राइम मिनिस्टर उन नेताओं में से थी जो संविधान को संशोधित करके अपने अनुकूल बनाकर रखना चाहती थी। इंदिरा गांधी ऐसे नेताओं में से थी
जो विपक्ष को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना चाहते। Strange to say, but I don't really care. It's today is difficult enough to deal with without, and I'm fully aware that we are shaping the future today. It's not something that's there's no wall between the two. Every minute, every action, every word is shaping the future. But still, that's a heavy enough burden to carry without thinking of what's going to be my role in history. ये लोकतंत्र का ऐसा काला समय था जहां पे मैडम प्राइम मिनिस्टर चाहती थी कि भारत की डेमोक्रेसी को बदलकर डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेला जाए और डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा डायनेस्ट डेमोक्रेसी की तरफ ढकेला जाए। मैडम प्राइम मिनिस्टर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती थी, एडोल्फ हिटलर के आदर्शों का पालन करती थी और वन पार्टी सिस्टम के रूल पे यकीन करती थी। प्रेस सेंसरशिप लॉ की शुरुआत इंदिरा गांधी ने ही किया था। उनके यही विचार थे कि मीडिया को अपने अधीन रखना है और विपक्ष के नामी गिरामी नेताओं को वो कैद कर लेती थी, वो कैद करवा लेती। अगर एकता और अनुशासन न रहे तो वो बुनियाद है, तो उसके कुछ दूसरा ऊपर भी नहीं बन सकता। हम कहीं दौड़ के चलते हैं, कोई रास्ते में अगर गिरता है तो उसको जी चाहता है उसको उठाएं, उसकी मदद करें। इसी तरह से जो हमारे देश में लोग पिछड़े हैं, जो उनका दोष नहीं है, दोष इतिहास का है, दोष है हम गुलाम थे, दोष है हमारी समाज का जिसने ऊंच नीच माना। 5 नवंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने एक बिल पेश किया जिसके अनुसार संसद किसी भी संविधान को कभी भी खारिज कर सकती है या कभी भी उसमें बदलाव कर सकती है। ऐसा करके वे चाहती थी कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीन, अपने मुट्ठी में कर लिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त नहीं देता था, मगर मैडम प्राइम मिनिस्टर की महत्वाकांक्षा सुप्रीम कोर्ट को दबा के रखने की थी। सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी के बीच में खींचतान बढ़ते गया। इंदिरा गांधी ये भी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंदिरा सरकार चुने, यानी कि सरकार को चुनने का अधिकार हो, मगर सुप्रीम कोर्ट इसकी परमिशन, इसकी इजाज़त नहीं देता था। और यहीं से शुरुआत हुआ लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन और यहीं से शुरुआत होती है एक नए अध्याय की, जहां पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, उन्हें 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पे रखा गया है और आप जानते होंगे दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल भी उनके ही नाम पे है, जिसका नाम है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कार्यशैली सरकार के हाथ में होगी और प्रधानमंत्री के कहने पर चलेगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और लोकतंत्र पे काले साए मंडराएंगे। दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है लोकनायक जेपी आंदोलन की, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन की। ये दशक 1971 का था, जिसमें 1971 में होने वाले चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से राजनारायण को करीब 1 लाख से ज़्यादा वोट से हरा दिया था। और राजनारायण का ये कहना था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली की है और इस धांधली को लेकर वे हाई कोर्ट पहुंच गए थे और इसकी सुनवाई शुरू हो गई। दोस्तों, राजनारायण सिंह, जो कि बड़े अलबेले नेता थे, बड़े ही फक्कड़ नेता थे, 80 बार जेल जा चुके थे, इंदिरा गांधी से लड़ते भिड़ते रहते थे। जहां पर इंदिरा गांधी हो वहां पे पहुंच जाते थे। संसद से लेके सड़क तक हर जगह इंदिरा से भिड़ते थे। अब समय ये था कि 1971 के चुनाव में रायबरेली से कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, चंद्रशेखर तैयार नहीं हो रहे थे, कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर नहीं मिल रहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े रहने के लिए। तब राजनारायण सिंह, जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने, रायबरेली से उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, हार गए, मगर सीधे न्यायालय पहुंचे और 7 आरोप इंदिरा गांधी के ऊपर लगाए। इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चलती रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण के अपील के बाद सुनवाई का दौर शुरू हुआ।
सुनवाई होते होते 12 मार्च 1975 को मैडम प्राइम मिनिस्टर से 5 घंटे की पूछताछ होती है। उसके बाद 12 जून 1975 को फाइनल रिजल्ट आता है और मैडम प्राइम मिनिस्टर को कटघरे में दोषी पाया जाता है। इंदिरा गांधी को दोषी पाया जाता है चुनावी धांधली की, और उन्हें उनका पीए आकर बताता है, सूचित करता है कि मैडम यू आर अनसीटेड फॉर नेक्स्ट 6 years। इसका मतलब कि उन्होंने अपनी सीट भी गंवा दी है रायबरेली से, और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी मायूस हो जाती है, सिसक उठती है, और एक प्रतिशोध की ज्वाला उनके मन में जागृत हो जाती है। एक ऐसा प्रतिशोध जो आपातकाल को जन्म देता है, एक ऐसा प्रतिशोध जिसने डार्क फेज की नींव रख दी थी। भारत में पहली बार लोकतंत्र की हत्या हुई थी, और यह कहानी में संजय गांधी की एंट्री, ट्रांसफर ऑफ पावर, गुजराल जो कि सूचना मंत्री थे, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, कैसे मीडिया और प्रेस की बत्ती बुझा दी गई, कैसे मीडिया और प्रेस को अधीन बनाया गया, कैसे एक घिनौने कार्य नसबंदी जो कि समूचे हिंदुस्तान पर थोपा गया। इन सब की कहानी हम समझेंगे और जानेंगे अगले एपिसोड में। ये एपिसोड आपने ध्यान से देखा, थैंक यू। अगला एपिसोड भी कृपया देखें। धन्यवाद।